नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जानेंगे हिंदी पेडागोजी के अंदर भाषा विविधता वाले कक्ष की समस्याएं। उससे पहले हमने 4 क्लासों का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसका अध्ययन कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाषा विविधता वाले कक्ष की समस्याएं क्या क्या है, अच्छे से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो हमने क्या क्या देखा है, देखो कौन कौन से पॉइंट हमने सिलेबस के अनुसार किए हैं। सबसे पहले 1 नंबर क्लास में हमने भाषा अधिगम और अर्जन को जाना। नंबर 2 क्लास में हमने भाषा शिक्षण के सिद्धांत व सूत्र को जाना। क्लास नंबर 3 में हमने भाषा के कार्य एवं उसके विकास में बोलने और सुनने की क्या क्या भूमिका है उसको अच्छे से जाना। और क्लास नंबर 4 में हमने जाना भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है, भी भाषा जो डेवलपमेंट है सीखने में, लर्न करने में भी व्याकरण की है वो क्या भूमिका है वो अच्छे से हमने जाना। आज हम जानेंगे क्लास नंबर 5 में भाषा विविधता वाले कक्ष की समस्याएं। आज का हमारा ये चैप्टर रहेगा भाषा विविधता वाले कक्ष की समस्याएं। तो चलो देखें क्या क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार भाषा विविधता वाले कक्ष की समस्या। यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यानी ये कक्षा 1 से 5 तक अगर आपसे अनुपात पूछ लिया जाए भी कक्षा में टीचर और स्टूडेंट का क्या अनुपात होना चाहिए, तो ये मतलब 30 छात्रों पर एक अध्यापक का होना आवश्यक होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो टीचर और स्टूडेंट का अनुपात है वो क्या होना चाहिए, तो 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य होता है, जरूरी माना जाता है। अब हम जानेंगे इन शब्दों को ध्यान से देखें आप। उत्सुकता, निविनता, ध्यान और प्रेरणा, ये चारों क्या है, कक्षा शिक्षण के 4 मजबूत आधार स्तंभ माने जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है भी शिक्षण के 4 मजबूत आधार स्तंभ कौन कौन से हैं। शिक्षण के कक्षा शिक्षण में 4 मजबूत आधार स्तंभ कौन कौन से माने जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है उत्सुकता, निविनता, ध्यान और प्रेरणा। ये 4 क्या माने जाते हैं, शिक्षण के मजबूत आधार स्तंभ माने जाते हैं। हमारा शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए, उसमें उत्सुकता होनी चाहिए, बच्चे की पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। हमारा शिक्षण ऐसा होना चाहिए भी बच्चा सुनते ही उसमें क्या हो जाए, उत्सुक हो जाए, बच्चे के पढ़ने में लगन हो जाए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, हमारे शिक्षण में निविनता होनी चाहिए, बार बार एक ही शब्द को नहीं दोहराना होता है, बार बार एक ही सिलेबस को, बार बार एक ही चीज़ को हमें नहीं कराना होता है। नई नई मतलब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए ताकि क्या हो, बच्चा शिक्षण में रुचि ले, ठीक है। और प्रेरणा, हमारा शिक्षण हमारा शिक्षण कैसा होना चाहिए, वे शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे को क्या मिले, प्रेरणा मिले, कुछ आगे करने के लिए, कुछ बढ़ने के लिए क्या हो, बच्चा प्रेरित हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षण के कितने आधार स्तंभ माने जाते हैं, तो 4 मुख्य रूप से आधार स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन से हैं, उत्सुकता, निविनता, ध्यान और प्रेरणा। ये चारों अगर हमारे शिक्षण में होते हैं तो हमारा शिक्षण क्या हो जाता है, रोचक और रुचिकर हो जाता है। बच्चे पढ़ने में क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं, किसी प्रकार का बच्चों में कोई आलस्य नहीं आता है, बच्चे एक्टिव रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे लिखा है नेक्स्ट बिंदु में मैंने, शिक्षण का अर्थ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं, शिक्षण का अर्थ है बच्चों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि उन तक पहुंचना है। शिक्षण कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कक्ष में गए, हमारे पास एक लेसन है, हमने करवा दिया, ठीक है, बच्चों को तो पता ही नहीं चला अभी किस बारे में हमने बताया है, ऊपर ऊपर चला गया। ऐसा शिक्षण होना चाहिए हमारे पास, बच्चे क्या करें उसमें, जानने के लिए उत्सुक हो, रुचि ले, बच्चों को प्रेरणा मिले, सीखने की कुछ नए तरीके सीखे बच्चे, कुछ बच्चों में क्या हो जाए, लगन हो जाए, बच्चे एक्टिव रहे। ऐसा शिक्षण होना चाहिए कि हम जो कुछ भी शिक्षण कराएं बच्चे के दिल दिमाग में आना चाहिए भी, हाँ आज हमने ये जाना है और ये हमारे मतलब काम आने वाली ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा होना चाहिए। ऐसा शिक्षण नहीं होना चाहिए कि खाली पढ़ाना है, बस पढ़ लिया,
हमने लेक्चर दे दिया और बच्चों ने सुन लिया, ऐसा नहीं। ऐसा होना चाहिए भी बच्चे पढ़कर कुछ नया ज्ञान सीखें, बच्चों में कुछ अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरणा उत्सुकता हो, बच्चे कुछ रुचि लेकर करने के योग्य हो, ऐसा शिक्षण हमारा होना चाहिए। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है अध्यापक बनना और अध्यापक होना दो भिन्न भिन्न तथ्य हैं, आपको ध्यान देना है। एक तो अध्यापक बनना, एक अध्यापक होना। भी इन दोनों में क्या अंतर है? अध्यापक बनना, आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीएड कर ली, कहीं से भी यूनिवर्सिटी से या जम्मू कश्मीर से डिग्री प्राप्त कर ली, पैसे देके अध्यापक बनने की डिग्री आपके पास हासिल हो गई। और अध्यापक होना और अध्यापक बनने में बहुत अंतर है, रात दिन का अंतर है। अध्यापक बनना और होने में क्या अंतर है? देखो, अध्यापक बनने के लिए तो आपको डिग्री की आवश्यकता होती है और अध्यापक होने के लिए आपको किसकी सतत अध्ययन की अनिवार्यता होती है। इसीलिए क्या लगाया गया है, सी टेट, एच टेट या रीट, ये सब लगाए गए हैं ताकि एक अच्छे से हम जान सकें भी कौन कौन से ऐसे जो मतलब अध्यापक शिक्षक जो पेपर देते हैं उसमें कौन योग्य है। जो इन पेपर को क्लियर करता है वो अध्यापक बनने के योग्य है। डिग्री तो कोई भी कहीं से प्राप्त कर सकता है, पैसे देकर कहीं से भी आप डिग्री ले सकते हो। लेकिन इसको जानने के लिए क्या लगाया गया, सी टेट, एच टेट, रीट, ये सब लगाए गए ताकि हम अच्छे से उसका मूल्यांकन कर सकें भी कौन योग्य है या नहीं है। और अध्यापक होना क्या होता है? उसे सतत अध्ययन की अनिवार्यता होती है। किसी कक्ष में बच्चों को शिक्षण करवाने से पहले एक अध्यापक को उस शिक्षण के बारे में अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आना चाहिए। वही क्या माना जाता है? अध्यापक होना माना जाता है, यानी सतत अनिवार्य अध्ययन की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है मैंने, शिक्षण एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। आपसे पूछ लिया जाए भी शिक्षण है वो कैसी प्रक्रिया है, तो ध्यान दें, शिक्षण एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। कितने कोण होते हैं शिक्षण में? 3 होते हैं। अब 3 कौन कौन सी होते हैं आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 पर होता है शिक्षक, नंबर 2 पर होता है शिक्षार्थी और नंबर 2 और 3 पर होता है शिक्षण। अब शिक्षक यानी टीचर, शिक्षार्थी जिसे आप स्टूडेंट भी बोल सकते हो, छात्र भी बोल सकते हो, और शिक्षण जिसे आप सिलेबस या पाठ्यक्रम भी बोल सकते हो। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए भी शिक्षण की कितनी प्रक्रिया होती है? त्रिकोणीय प्रक्रिया है। कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए तीनों कोणों में स्वतंत्र चर, चर भी आप इसको बोल सकते हो, स्वतंत्र कोण कौन सा होता है? तो शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। और शिक्षार्थी क्या होता है? शिक्षक और शिक्षण यानी टीचर और सिलेबस के पर आश्रित होता है। क्या होता है? टीचर और सिलेबस पर आश्रित चर होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी इन तीनों चरों में स्वतंत्र चर कौन सा है, तो टीचर बताना है, अध्यापक बताना है। और आश्रित चर कौन है? तो शिक्षार्थी है। और किस पर आश्रित होता है? टीचर और सिलेबस पर, यानी शिक्षक और पाठ्यक्रम पर आश्रित होता है। कौन होता है? एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी या छात्र किस पर आश्रित होता है? शिक्षक या पाठ्यक्रम पर आश्रित होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी मध्यचर कौन सा है, तो मध्यचर आपको बताना है भी सिलेबस बोलो, पाठ्यक्रम बोलो, शिक्षण बोलो, ये मध्यचर में आता है। और मध्यचर क्या करता है? शिक्षक और शिक्षार्थी यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच किसका कार्य करता है? एक सेतु का कार्य करता है। अब आपसे पूछ लिया जाए पेपर में भी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सेतु का कार्य कौन करता है, कौन सा चर करता है, तो मध्यचर करता है। मध्यचर का क्या नाम है? शिक्षण या पाठ्यक्रम, जिसे आप सिलेबस भी बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट में मैंने लिखा है, शिक्षक विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रयोग कर कर अपने शिक्षण को बहुआयामी बनाता है। शिक्षण प्रक्रिया में सामान्यतः 3 स्तर पर समस्याएं देखने को मिलती है। शिक्षक क्या करता है? विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रयोग कर कर अपने शिक्षण को बहुआयामी बनाता है। शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक एक ऐसा होना चाहिए जो हर तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी शिक्षण में लचीलापन होना चाहिए। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का क्या होना चाहिए? प्रयास होना चाहिए एक शिक्षक के पास। कैसे? अगर बच्चा करके सीखता है तो उसे करके सिखाओ, अगर लिखित रूप में सीख रहा है तो लिख कर बताओ, चित्र के माध्यम से सीख रहा है, यानी किसी भी माध्यम से कैसे भी एक शिक्षक को क्या चाहिए? अपने शिक्षण को बहुआयामी, रोचक और प्रेरणादायक बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा
बच्चे को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से करके सिखाना चाहिए, चित्र के माध्यम से सिखाना चाहिए। किसी भी माध्यम से बच्चे के दिमाग के, हर बच्चे के दिमाग के अनुसार, हर बच्चे की क्षमता के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपने शिक्षण को बहुआयामी बनाना चाहिए। अब हम जानेंगे भी शिक्षण प्रक्रिया में सामान्यतः कितने प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। 3 प्रकार, 3 स्तर से समस्या देखने को मिलती है। वो तीनों स्तर कौन कौन से हैं, देखो आप, 3 सत्र कौन कौन से हैं जिसके आधार पर हमें समस्या देखने को, तीनों सत्र में आपको देखना है। शिक्षक यानी टीचर के स्तर पर समस्या हमें देखने को मिलती है शिक्षण सत्र में, और शिक्षण स्तर खुद सिलेबस पर हमें समस्या देखने को मिलती है, और शिक्षार्थी यानी विद्यार्थियों के स्तर पर भी हमें समस्या देखने को मिलती है। एक एक को अच्छे से हम जानेंगे। नेक्स्ट में देखो आप, शिक्षक स्तर पर समस्या क्या है, देखो शिक्षक 2 कारकों से प्रभावित होकर शिक्षण के क्षेत्र में आते हैं। यानी जो टीचर लाइन में कोई मतलब जो होता है, 2 कारकों से प्रभावित होगा। आपसे पूछ लिया जाए भी कोई शिक्षक कितने कारकों से प्रभावित होता है, 2 कारकों से प्रभावित होकर शिक्षण के क्षेत्र में आता है। कैसे, एक तो होता है संयोग और दूसरा होता है इच्छा। संयोग क्या होता है, संयोग में क्या होता है, अपने घर वालों के संयोग से, अपने घर वालों के कहने से बीए करना, फिर बीएड करना या जेबीटी करना, ठीक है, पर अपने घर वालों के कहने से मतलब बीएड जेबीटी करके टीचर लाइन में आना, ये तो होता है संयोग। और इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार, यानी हमारी क्या है, अभी इच्छा है हमें क्या बनना है, टीचर बनना है, फिर हमें समाज सेवा यानी बच्चों को पढ़ाना है, उनके भविष्य का क्या करना है, सुधार करना है, ये होती है अपनी इच्छा। और संयोग होता है घर वालों के कहने पर या अपने मित्र दोस्तों के कहने पर संयोग से टीचर लाइन में जाना, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या समस्या आती है, जब संयोग से कोई टीचर लाइन में जाएगा या अध्ययन, शिक्षण अध्ययन में जाएगा, तो क्या क्या समस्या है, देखो शिक्षण पूर्ण रूप से क्या होता है, फिर प्रशिक्षित नहीं होता है, क्योंकि अपनी इच्छा से तो कार्य हो नहीं रहा है। किसी के संयोग से, किसी के कहने पर शिक्षण लाइन में आए हैं, तो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं होंगे तो बच्चों को कैसे प्रशिक्षित करेंगे, बच्चों को कैसे बच्चों के भविष्य को कैसे सुधारेंगे। तो एक बिंदु आपको याद रखना है। नेक्स्ट बिंदु है शिक्षक के ऊपर अपनी मातृभाषा का अत्यधिक प्रभाव। ये भी क्या होता है, एक समस्या शिक्षण में समस्या देखने को मिलती है। यानी कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिसे एक सब्जेक्ट में क्या होती है, मजबूती होती है, दूसरी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, और कोई अलग क्षेत्र में क्या कर दिया जाता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर वहाँ पढ़ाने में क्या आती है, समस्याएं आती हैं। तो शिक्षक एक ऐसा होना चाहिए, हर ज़्यादा नहीं तो कम से कम हर भाषा का थोड़ा थोड़ा नॉलेज जरूर होना चाहिए, ताकि वो अपना शिक्षण है बच्चों को अच्छे से करा सके, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु क्या कहता है, मानसिक दबाव की परिस्थितियों में, जो मानसिक दबाव की परिस्थितियों में जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, बच्चों को अच्छे से शिक्षण नहीं दे पाता है। नेक्स्ट बिंदु आगे देखो आप, विषय का समुचित ज्ञान नहीं होना। ऐसा शिक्षक जिसे अपने विषय का समुचित ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों को कैसे वो शिक्षण करा पाएगा, तो ये भी एक समस्या का कारण है। फिर आगे देखो, शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों का पालन नहीं कर रहा हो। ऐसा शिक्षक जो शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े हुए तथ्यों का पालन नहीं कर पाएगा तो वो अपना शिक्षण है वो अच्छे से नहीं दे पाएगा बच्चों को, आपको ध्यान रखना है। ये थी शिक्षक से संबंधित समस्याएं। अब हम देखेंगे शिक्षण सत्र पर क्या क्या समस्या है, ठीक है। देखो आप, शिक्षक को भाषा शिक्षण में, शिक्षक को भाषा शिक्षण में विद्यालय से साधन सहयोग ना मिल रहे हैं। जैसे शिक्षण स्तर पर क्या क्या समस्या आती है, यानी एक शिक्षक है उसको क्या है, विद्यालय के अंदर ऐसे साधनों का सहयोग नहीं मिल रहा है जिसके माध्यम से वो बच्चों को उचित रूप से शिक्षण करा सके। वो साधन कौन कौन से संसाधन है, देखो आप, जिसके अभाव से शिक्षण है वो प्रभावी नहीं बन पा रहा है, या शिक्षक अच्छे से बच्चों को शिक्षण नहीं करा पा रहा है, वो कौन कौन से संसाधन है जिसके माध्यम से हमारे शिक्षण के अंदर क्या आती है, समस्या आती है। संसाधनों की कमी, शिक्षण की आवश्यकता अनुसार श्याम पट्ट चौक या प्रोजेक्ट या स्मार्ट क्लास आदि ने होगी तो क्या है, अच्छे से क्या है,
एक टीचर अच्छे से बच्चों को शिक्षण नहीं करा पाएगा। अगर श्यामपट्ट नहीं होगा, चौक नहीं होगा या प्रोजेक्ट नहीं होंगे, स्मार्ट क्लास नहीं होगी, तो कैसे एक शिक्षक है वो अपना शिक्षण अच्छे से बच्चों को करा पाएगा। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, संसाधनों की वजह से भी, संसाधनों की कमी की वजह से भी शिक्षण सत्र में क्या आती है, एक समस्या आती है। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु में कक्षा में प्रकाश व पंखे आदि की उचित व्यवस्था न होने पर भी हमारा शिक्षण है वो क्या होता है, प्रभावी होता है। अगर देखो पुराने समय में आपने देखा होगा, गांव में बिजली का क्या होता था, बहुत अभाव होता था, या बहुत ज़्यादा तक देर तक वो क्या हो जाती थी, बिजलियां कट जाती थी। उसकी वजह से बच्चों को क्या होता था, प्रकाश और पंखों की आदि उचित व्यवस्था न होने की वजह से बच्चों को कहाँ आना पड़ता था। पुराने समय में आपने देखा होगा, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पेड़ पौधों के नीचे बिठा दिया जाता था। एक शिक्षक क्या करता था, अपना लेक्चर ऐसे ही बैठे बैठे देता था। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते थे जिनकी IQ क्षमता ठीक होती, वो तो कैच कर लेते थे, और कुछ ऐसे होते थे ऊपर का ऊपर ही चला जाता था। तो यानी प्रकाश और पंखों आदि उचित व्यवस्था न होने की वजह से भी ये एक इस प्रकार की समस्या है जो हमारे शिक्षण के को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट बिंदु में देखो, कक्षा में छात्रों की संख्या अनुपात से अधिक होना। आपने देखा होगा स्कूलों में, यानी 1 से 5 तक नियम है अभी, कितने अध्यापक, कितने शिक्षक और कितने छात्र होने चाहिए, 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए। लेकिन आपने देखा है कभी कभी जब हमें सरकारी स्कूलों में जाते थे, तो 5वीं 6ठी कक्षा में आपने देखा होगा कितनी संख्या होती थी बच्चों की। अधिक संख्या होना भी क्या करता है, हमारे शिक्षण को प्रभावित करता है, शिक्षण में समस्याएं आती हैं। ठीक है। और ऐसी पाठ्य सामग्री जो रुचिपूर्ण न हो, पाठ्य सामग्री भी क्या करती है, शिक्षण को प्रभावी करती है। एक ऐसी समस्या है पाठ्य सामग्री, अगर उचित पाठ्य सामग्री नहीं होगी, रुचिपूर्ण नहीं होगी, तो बच्चे में क्या हो जाएगा, आलस्य आ जाएगा। और बच्चे कैसे हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई पढ़ने में रुचि नहीं रहेगी, और अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, और अच्छे से सीख नहीं पाएंगे तो शिक्षण में क्या आ जाएगी, समस्या आएगी। ठीक है। नेक्स्ट में देखो आप, नेक्स्ट में सही मूल्यांकन नहीं कर पाना। मूल्यांकन का कितना टाइम होता है, 10 से 30% क्या होता है, मूल्यांकन होता है। आपको पता है कक्षा 5 तक कितने, प्राइमरी तक बच्चों में कितने डेज होते हैं, 200 डेज मिलते हैं। उनमें से 10 से 30 यानी 30% का मतलब होता है 20 या 60 दिन क्या होना चाहिए, जो बच्चों ने पढ़ा है उसका हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन करेंगे तभी पता चलेगा भी बच्चे ने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है, कहाँ त्रुटियाँ की हैं, उसको पहचानेंगे। मूल्यांकन के बाद त्रुटियों की पहचान करना भी, अगर सही से हमें मूल्यांकन करने के बाद त्रुटियों को नहीं पहचान पाएंगे तो शिक्षण में क्या होगी, एक समस्या आएगी। तो आपको ध्यान रखना है। अब है शिक्षार्थी स्तर पर, पहले हमने शिक्षक स्तर पर समस्या को जाना, फिर शिक्षण के स्तर पर जाना। अब हम जानेंगे शिक्षार्थी स्तर पर, यानी विद्यार्थियों की तरफ से या छात्रा की तरफ से क्या क्या समस्या है। देखो, कक्षा में बहुभाषाभाषी बच्चों का होना भी क्या करता है, एक समस्या का कारण होता है। क्लास में यानी 1 से 5 तक 30 छात्रों पर एक अध्यापक होना चाहिए। ठीक है, कितना, 30 छात्रों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है। बहुभाषी का मतलब होता है अनेक भाषा से आए हुए विद्यार्थी होते हैं। तो समस्या एक दूसरे के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करने में या फिर एक्सप्लेन करने में समस्या आती है। बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक एवं सहायक सामग्री का न होना भी क्या करता है, एक शिक्षार्थियों में समस्या पैदा करता है। कभी कभार आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में क्या होता है, सरकारी स्कूल से ही बच्चों को बुक मिलती है और उसमें एक क्लास में 50 से अधिक बच्चे होते हैं और 20 बच्चों को मिल जाती है। 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके पास बुक नहीं होती है, तो पर सर क्या करते हैं, एक बुक पर 2 2 4 4 बच्चे को बिठा देते हैं। इससे क्या होता है, समझने में पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ये भी एक पाठ्य पुस्तक और सामग्री सहायक सामग्री का भी न होना एक क्या होती है, शिक्षार्थियों में समस्या होती है। और पारिवारिक वातावरण भाषा शिक्षण के अनुकूल न होना भी, परिवार में कुछ अलग से बोला जा रहा है और विद्यालय में कुछ अलग से है। पारिवारिक वातावरण भाषा शिक्षण के अनुकूल नहीं होता है, फिर भी बच्चों में पढ़ने में क्या आती है, समस्या आती है। भाषीय कौशल पठन लेकिन ठीक ना होना, भाषीय कौशल में क्या होता है, बच्चे अगर ठीक से पढ़ या लिख नहीं पाएंगे तो क्या होगा, उसमें शिक्षण करने में क्या होगी, समस्या होगी। और शारीरिक कष्ट होना, अगर शरीर से कोई बच्चा दुबला पतला कमजोर है
तो क्या होगा, उसके पढ़ने में रुचि नहीं रहेगी, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करेगा, और मन नहीं करेगा तो क्या आ जाएगी, शिक्षा के प्रति शिक्षार्थी की एक समस्या पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट में देखो, इसी बात को लेकर मैंने कुछ बच्चे शिक्षण संबंधी विकारों से ग्रस्त होते हैं। कुछ ऐसे विकार जिसकी वजह से बच्चे है ना अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, वो कौन कौन से विकार हैं, तो यानी बच्चे शिक्षण संबंधी विकारों से क्या हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने और समझने में क्या होती है, मुश्किल होती है। उसे कुछ अनाम अक्षमताएं हो जाती है, ठीक है, जिनके कारण बच्चों के मस्तिष्क में उचित रूप से सूचना नहीं पहुंच पाती है, और बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ने में क्या आती है, पढ़ने लिखने और सुनने में क्या आती है, कठिनाई आती है। तो कौन कौन से कारण हैं जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ने में, लिखने में, सुनने में कठिनाई आती है, हम इसको जानेंगे जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर आपको ध्यान रखना है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, एक ऐसा विकार है, इस समस्या से पीड़ित बच्चों को पढ़ने में क्या होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये पढ़ने से संबंधित है। इसमें क्या होते हैं, बच्चे शब्दों को सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। क्या लिखा हुआ है सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे लिखा लड़की होता है, बच्चे लकड़ी पढ़ देते हैं। जैसे लिखा कुछ अलग होता है, बच्चे कुछ अलग पढ़ देते हैं। इसमें क्या हो जाता है, बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है। इस समस्या से जो पीड़ित बच्चे होते हैं वो पढ़ने में कठिनाई होती है। अब पेपर में ऐसे प्रश्न भी हो सकता है, ऐसी कौन सी समस्या होती है जिसे बच्चे को पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया को आप कैसे याद रखोगे, जैसे आप ध्यान दो, जैसे ये कोई एक लैक्स साबुन है, इस पे लिखा हुआ है लैक्स साबुन, लैक्स लिखा हुआ है, तो लैक्स क्या करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं ना, इसी ऐसे याद रखो भी, जो साबुन पे लिखा हुआ है लैक्स, इसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और डिसलेक्सिया का मतलब क्या हो गया, पढ़ने में कठिनाई, जिसे बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, किस रोग से ग्रस्त मानते हैं, किस रोग से, कौन सा विकार है बच्चे के माइंड में, डिसलेक्सिया वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट में है डिसग्राफिया। अब डिसग्राफिया किससे संबंधित है, इसको कैसे याद रखोगे। ग्राफिया, इस समस्या से पीड़ित बच्चों को लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शब्दों को क्या करते हैं, उल्टा या अशुद्ध लिख देते हैं बच्चे। शब्दों को क्या करते हैं, उल्टा या अशुद्ध लिख देते हैं। इसको आप कैसे याद रखोगे, ग्राफिया। यहाँ ध्यान दो, ग्राफ क्या होता है, लिख कर बनाया जाता है। ऐसे हम जब कॉपी पर बनाते हैं ऐसे इसको, तो इस ग्राफ को ऐसे बनाते हैं, क्या करते हैं, लिख कर बनाते हैं। तो ग्राफ का मतलब क्या हो गया, लिखने से संबंधित हो गया, आपको ध्यान रखना है। ग्राफ लिख के जाता है तो लिखने से संबंधित हो गया। इस समस्या से पीड़ित बच्चों में क्या होता है, लिखने में कठिनाई होती है, शब्दों को शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, या फिर शब्दों को उल्ट पुल्ट लिख देते हैं। बच्चों को सही क्रम व्यवस्था में लिखना नहीं आता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट में है डिसकलकुलिया। डिसकलकुलिया में क्या होता है, कुलिया मतलब किसी चीज़ का वो करना, कलेक्शन करना, किस में होता है, मैथ में होता है। आपको ध्यान रखना है किसका कलेक्शन किया जाता है, गणना का किया जाता है। और गणना किस में होती है, संख्या किस में होती है, मैथ में होती है। तो ये मैथ से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। डिस्कुलिया का मतलब आप इसको कलेक्शन के हिसाब से याद रख सकते हो। इस समस्या से पीड़ित बच्चों में गणित से संबंधित समस्या आती है। बच्चे के माइंड में सूत्रों को समझने और सूत्रों को जानने और लिखने पहचानने में, या मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में, या फिर डिवाइड करने में बच्चों की क्या होती है, समस्या हो जाती है। डिवाइड की जगह बच्चे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या मल्टीप्लाई की जगह ऐड कर देते हैं। इससे बच्चों इस डिसकलकुलिया से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं उसमें गणित से संबंधित विकार पैदा हो जाता है, दिमाग में गणित से संबंधित समस्याएं पैदा होती है। आपसे पूछ लिया जाए भी गणित से संबंधित सूत्रों को समझने में, सूत्रों को जानने में या लिखने में समस्या होती है, वो किस प्रकार का विकार होता है, डिसकैलकुलिया होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि में कितनी आईक्यू वाले बच्चों को शामिल किया जाता है, मंद बुद्धि आईक्यू यानी 70, जिसके 70% से कम, जो 70% से कम वाले बच्चे होते हैं, जिसकी बुद्धि 70% से कम होती है, उसको मंद बुद्धि में रखा जाता है। श्रेणी में आते हैं इनकी जो समझ शक्ति होती है वो बहुत ही कमजोर हो जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखा है ध्यान अभाव, यानी ध्यान का अभाव, ध्यान में कमी आना, ध्यान नहीं दे पाना।
अति क्रियाशीलता हो जाना। अति क्रियाशीलता का मतलब होता है क्रियाशील, यानी उससे और अधिक क्रियाशील हो जाना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ADHD। क्या बोलते हैं? ADHD हो जाना। ADHD अगर विकार किसी बच्चे में आ जाता है तो उसमें आवश्यकता से अधिक चंचलता आ जाती है। क्या आ जाती है? आवश्यकता से अधिक चंचलता। यदि बच्चा ADHD से ग्रस्त हो जाता है तो एकाग्रता की कमी आ जाती है। बच्चा एक मतलब अपना ध्यान है वो किसी एक पर फोकस नहीं कर पाता है, चंचल हो जाता है। ठीक है, इस चंचलता की वजह से क्या होता है, बच्चे में एकाग्रता करने में कमी होती है, फिर पढ़ना लिखना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है, इवेंट आगे जो नेक्स्ट लिखा है वो है डिस्फेक्सिया। फेक्सिया ये किससे संबंधित है, आपको कैसे याद रखोगे आप? तो फेक्सिया यानी मांसपेशिया, पेशिया या फेक्सिया, ऐसे आप इसको मिलान करके मांसपेशियों से संबंधित है ये। डिस्फेक्सिया क्या है? फेक्सिया, यहाँ ध्यान दो आप, फेक्सिया मांसपेशिया, ये मांसपेशियों पर नियंत्रण न होने के कारण बच्चे हिलने डुलने में, समायोजन में व भाषा सीखने में, बोलने में क्या हो जाती है, बच्चे में कठिनाई पैदा हो जाती है। आपसे पूछ लिया जाए भी मांसपेशियों पर नियंत्रण न होने के कारण बच्चे में हिलने डुलने व समायोजन न कर पाने या भाषा सीखने या बोलने में कठिनाई पैदा होती है, वो किस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं या किस माइंड में ऐसा कौन सा विकार आ जाता है बच्चों के, तो आपको याद रखना है डिस्फेक्सिया विकार पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, समायोजन नहीं कर पाते हैं, लिखने और बोलने में क्या हो जाती है, कठिनाई हो जाती है। ठीक है, अफेजिया का मतलब होता है ठीक प्रकार से नहीं सुन पाना। अब नीचे प्रश्न देकर आपसे पूछ लिया जाए भी ऐसा कौन सा विकार है जिसकी वजह से ठीक प्रकार से बच्चे सुन नहीं पाते हैं, तो नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको अफेजिया मिलेगा। अफेजिया ऐसा विकार है जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते हैं, और ठीक प्रकार से सुन नहीं पाएंगे तो निर्देशों का पालन नहीं कर पाएंगे, और तो फिर पता ही है आपको, सुन नहीं पाएंगे तो सही बोल नहीं पाएंगे, और सही बोल नहीं पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। तो ये अफेजिया एक ऐसा विकार है जिसकी वजह से सुनने में कठिनाई होती है बच्चे को। किसमें होती है? सुनने में कठिनाई होती है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।